अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में एक्चुअली कितने टाइप होते हैं पहले हम देख लेते हैं। तो टाइप मैं साइड में लिख देता हूं और फिर एक एक करके उस पर बात करेंगे। पहली बात, जो हम डोमेन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें आता है वन वन एंड मैनी वन। दो टाइप होते हैं, एक आता है वन वन और एक होता है मैनी वन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन या कहीं कहीं पे इंजेक्शन लिखा होता है तो इंजेक्शन बोल सकते हो। और मैनी वन जो होता है वो नॉन इंजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तो डेफिनेशन जरा समझते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे क्या करते हैं। यहां देखते हैं डेफिनेशन, ये लिखा हुआ है, देखो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो डेफिनेशन मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस डिस्कस करूंगा डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन और एन इंजेक्शन इफ। अब ये जो पॉइंट है ना आगे आने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझो। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब कि डोमेन, हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, क्योंकि यहां से ए और बी हमें दिख रहे थे, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। तो वो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन यानी कि ए हैव डिफरेंट इमेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट इमेजेस। कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, सबके अलग अलग इमेज होने चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो वन वन फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है, A1 A2 A3 A4, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। A1 का B2 है, A2 का B4 है, मतलब कोई भी कॉमन इमेज नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है दो एलिमेंट का कोई एक इमेज हो गया हो, सबके अलग अलग इमेज दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए ये वाला फंक्शन क्या है, वन वन है, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जब इस केस में आएंगे, दूसरे केस में आएंगे, मतलब कि यहां आएंगे, तो देखो x1 और x3 का सेम इमेज दिख रहा है y2। तो जब भी ऐसा हो जाएगा कि दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, इन दैट केस ये वन वन नहीं रह जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा मैनी वन। ठीक है, तो वन वन और मैनी वन चेक करने के तरीकों पे भी हम बात करेंगे। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वन वन और मैनी वन है क्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत बार क्या होता है कि वन वन और मैनी वन चेक करना पड़ता है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो तो काफी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उनको समझने के लिए हम जरा देख लेते हैं कि वन वन फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। जब हमें वन वन फंक्शन चेक करना पड़ेगा तो हम दो मेथड्स की बात करते हैं। मेथड वन क्या होता है, मेथड वन होता है जो बोर्ड का मेथड है, जो कि मैं बहुत फालतू मेथड मानता हूं, लेकिन बोर्ड के मेथड बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन बोर्ड्स में यूज करना, जैसे ये लिखा हुआ है y इक्वल टू fx, मुझे इसके लिए चेक करना है, तो हमारा स्टेप वन होगा यहाँ पे, क्या आप क्या करो, fx1 इक्वल टू fx2 करो। ठीक है, एंड सॉल्व करो इसको, जो भी फंक्शन होगा उसको फिर ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएंगे। अब स्टेप टू में ये देखो कि अगर ऐसा हो जाता है कि x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली रियल सोल्यूशन, सिर्फ यही एक रियल सोल्यूशन आ रहा है, इसके अलावा और कोई रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ओनली रियल सोल्यूशन, देन फंक्शन इज वन वन। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसके अलावा और भी सोल्यूशन आने लगे, दूसरे सोल्यूशन आने लगे, तो वो फंक्शन जो होगा वो वन वन नहीं होगा बल्कि मैनी वन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे स्टेप वन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर करेंगे, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, मतलब दो दो वैल्यूज आ रहे हैं, सिंगल वैल्यू नहीं आ रहा है, दो दो वैल्यूज आ रहे हैं। तो दो वैल्यूज आने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे ये मैनी वन हो जाना चाहिए, ये वन वन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि वन वन और मैनी वन कैसे चेक करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दूसरे फंक्शंस भी ले सकते हो, साइन एक्स का ले लो, कॉस एक्स का ले लो, एक्स क्यूब का ले लो, जो भी आप लेना चाहो इस तरीके से आप लेके चेक कर सकते हो और आपको यहाँ से पता चलता रहेगा। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, ये तो मेथड वन हो गया हमारे पास। मेथड टू जो बहुत काम का है, जो जेईई मेंस में एडवांस में सब जगह काम आ सकता है, वो मेथड क्या है, तो चलो मेथड टू पे चलते हैं। मेथड टू होता है ग्राफिकल मेथड। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ ऑल द लाइंस, अब ध्यान से सुनते जाना यार इस बात को, ऑल द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल बहुत सारे हम लाइन बना रहे हैं, इफ ऑल द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ
एट यूनिक पॉइंट, मतलब सब एक एक पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे ही कट कर रही हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, सब एक एक पॉइंट पे ही कट कर रही हैं, देन फंक्शन इज 1 1। और अगर कभी ऐसा हो गया कि लाइन ने एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ने ग्राफ को, किसी भी लाइन ने एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया, तो इन दैट केस वो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूं, मैंने अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया था, यही सेम एग्जांपल मैं ग्राफिकली भी दिखाता हूं। तो अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा, यार ये y एक्सिस पता नहीं क्यों नहीं बनती है मेरे से, मुझे लगता है कि इमेज ही डालनी पड़ेगी मुझे फाइनली x और y एक्सिस की। ये मैंने बनाया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाता हूं, तो भाई देखो ये वाली लाइन आई जिसने इसको दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर दिया। दो अलग अलग पॉइंट पे कट करने का देखो बहुत अच्छा मेथड मैं समझा रहा हूँ, ये x1 है, ये x2 है, और यहाँ पे आ रहा है y1। अब तुम देखना, डोमेन के दो एलिमेंट यानी कि x1 x2, वैसे और भी कई सारे होंगे, मैं केवल दो ही दिखा रहा हूँ, कोडोमेन के एक एलिमेंट यानी कि y1 के साथ जाकर के कनेक्ट हो गए। तो ये मैंने कंडीशन किस में बताई थी, ये कंडीशन थी मैनी वन की। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी फंक्शन के ग्राफ में अगर कोई एक लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक भी ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो उसको मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है, तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। और अगर यूनिक पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन हमेशा 1 1 ही रहने वाला है। तो इसमें हम कुछ कुछ पॉइंट्स और बना सकते हैं। क्या पॉइंट बना सकते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पॉइंट समझना बहुत ध्यान से, इफ अ ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में से कुछ भी एक है, देन फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 होगा फॉर श्योर, ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 ही रहने वाला है हमेशा। लेकिन अगर कभी भी ग्राफ में लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ गया, जैसा कि इस केस में दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ पे एक लोकल मिनिमा आ गया था इस पॉइंट पे, तो अगर कभी भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ गया तो फंक्शन अपने आप मैनी वन हो जाएगा। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है तो वो हमेशा 1 1 रहेगा। और उसको आप बहुत आराम से देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। जैसे कि अगर मैं कोई एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, चलो मैं एक ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज हमने एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का एग्जाम्पल लिया। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था, ग्राफ कैसा बनता था आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है। ग्राफ में एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये मैंने बना दी y एक्सिस और यहाँ बना दिया मैंने x एक्सिस, और ग्राफ मैंने बनाया था कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा था। अब आप सोच करके देखो कि कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, वो इसको कभी भी मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर सकती है क्या? आप खुद बना करके देखो, खुद सोच करके देखो, खुद ड्रॉ करके देखो। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और आप खुद ही सोच करके देखो, विजुलाइज करके देखो, कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो उसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो इसके लिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हमेशा 1 1 रहने वाला है। और इसी तरीके से जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा 1 1 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, वो है ऑन टू फंक्शन। तो जरा उनका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे। एक फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होते हैं? तो भाई ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन बहुत सिंपल है। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये कोडोमेन के बेसिस पे हुआ है। तो ऑन टू फंक्शन होता है जिसमें हम बोलते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज at least one pre-image, has at least one pre-image, sorry pre-image,
ठीक है, मतलब कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए, श्योरली कनेक्ट होने चाहिए। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट रह जाता है तो वो इनटू फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इनटू फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप देख लेना। बस आप ये समझ लो कि दोज फंक्शंस व्हिच आर नॉट ऑन टू दे आर इनटू। मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ कि if at least one element is there in codomain which has no pre-image then the function is into। अब मैं आपको समझा देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने सपोज एग्जांपल्स बनाए, ये हमारे पास सेट A यानी कि डोमेन, ये सेट B, यहाँ पे मैंने दिखाया एलिमेंट x1 x2 x3 से x4 भी डाल दिया मैंने, यहाँ पे है y1 y2 एंड y3, और फिर मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये ऐसा ज्वाइन हो गया, ये ऐसा ज्वाइन हो गया, ये ऐसा ज्वाइन हो गया, और ये इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो आप ध्यान से देखो, इस केस में जो कोडोमेन है यानी कि B है, इसके के सारे एलिमेंट्स क्या है, ये सब कनेक्टेड है, सब एसोसिएटेड है। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन अगर मैं सपोज ऐसा बना देता कि मैंने यहाँ पे A बनाया और यहाँ पे B बनाया, और मैं बोलता हूँ कि A के एलिमेंट्स हैं सपोज x1 x2 x3, और यहाँ पे एलिमेंट है y1 y2 y3, एक रैंडम सा एग्जांपल ले रहे हैं, और ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि y3 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं, मतलब एक एलिमेंट ऐसा हो गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें बस एक चीज याद रखनी है कि जो भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा उसके लिए कोडोमेन और रेंज सेम होती है। ध्यान से देख लो, आपको दिख भी रहा होगा, कोडोमेन एंड रेंज आर सेम फॉर ऑन टू फंक्शन। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखो, क्योंकि चाहे जेई का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, सब में यही चीज हमें यूज करनी पड़ती है। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। अगर वो कोडोमेन के जैसा आ गया तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर वो नहीं आया तो फंक्शन इनटू बन जाता है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो डाउट सेशन में डाउट आप पूछ सकते हो मुझे, और इसके बेसिस पे हम लोग, हाँ ये ऑन टू फंक्शन मैंने बता दिया। अच्छा, एक दो पॉइंट और भी हैं। ऑन टू इनटू फंक्शन पहले मैंने बता दिया, फिर इसके बेसिस पे मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन भी कर देता हूँ कि फंक्शंस जो हो सकते हैं वो 3-4 तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर मैं अब 1-1 और ऑन टू दोनों के बेसिस पे बात करूं, 1-1 और ऑन टू दोनों के बेसिस पे बात करूंगा, तो ध्यान से देखना, ये जो मैंने ग्राफ, ये वाला जो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन एक्चुअल में कैसा है, ये फंक्शन है मैनी वन एंड ऑन टू। और ये वाला फंक्शन कैसा है, ये वाला फंक्शन है मैनी वन एंड इनटू। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और ग्राफ भी आपको बना करके, मतलब कुछ और दिखाता हूँ, कुछ ऐसे वेन डायग्राम्स और दिखा देता हूँ, मैपिंग्स और दिखा देता हूँ, वेन डायग्राम नहीं मैपिंग्स दिखाता हूँ आपको। ये A, ये है B। यहाँ पे आया सपोज x1 x2 x3, और यहाँ पे आया y1 y2 एंड y3। अब मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप खुद सोच के बताओ कि ये फंक्शन कैसा आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन आपको दिखेगा 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ऐसे 3-4 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन मैं आपको और दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये है A और ये है B। यहाँ पे मैंने दिखाया x1 x2 x3, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया y1 y2 y3 y4, और ये कुछ मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये फंक्शन वैसे तो 1-1 है लेकिन इनटू है। तो इस तरीके के 3-4 क्लासिफिकेशन आपको देख सकते हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पे 1-1 एंड ऑन टू वाला क्लासिफिकेशन। क्योंकि इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं बाय यूनिफॉर्म फंक्शन। ये सारे नाम याद रखना यार, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर फंक्शन,
इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, और इनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स फंक्शन में हम यही वाले फंक्शंस पढ़ेंगे, इसलिए ये वाले फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सपोज अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो 25 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो आपको ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, तो अगर 26 क्वेश्चन है तो अगर आप ये देखोगे तो ग्राफिकली बहुत आराम से कर सकते हो, और अगर आपने बोर्ड वाला मेथड किया तो ये बहुत लेंथी जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो आपको क्लियरली ग्राफ में कैसा दिख रहा होगा, आप ग्राफ बना करके देखो इसका। अगर ग्राफ बना करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1, 2 और 3 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, तो 1, 2 और 3 पे तो ये श्योरली एक्स एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ऐसा एक रफ डायग्राम बना दिया मैंने, ये ग्राफ बन गया है। अब अगर मुझे चेक करना है, अच्छा इसमें कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका सबका 1-1 नेचर चेक करना है। 25, 26, 27 ये इन सब में 1-1 नेचर चेक करना है आपको, तो आप वहां से देख सकते हो 1-1 है कि 1-2 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनाता हूँ सपोज, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, जो बनाओगे तो ये ग्राफ को 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन क्लियरली मैनी वन हो गया है, ठीक है। और अभी कोडोमेन तो यहाँ पे दिया है नहीं, कोडोमेन दिया हुआ है इस केस में, कोडोमेन को 26 केस में कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर। और अगर तुम रेंज देखोगे तो ग्राफिकली इसका रेंज जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो भी क्या दिखाई पड़ रहा है, वो भी रियल नंबर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ कवर कर रहा है ये। तो ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया है, तो इसके लिए ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है ये मैनी वन एंड ऑन टू होगा। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो और डाउट सेशन में जरूर इन क्वेश्चंस को पूछो, तो फिर हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे, जितने और अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसके अलावा हम कंपोजिट फंक्शन में भी जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। तो क्या होते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान से क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। देखो 2 कंडीशन याद रखोगे, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। कंडीशन 1 क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूँगा सपोज 2 फंक्शंस fx and gx are said to be identical, तो कंडीशन क्या होती है कि एक तो उन दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरी बात, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए, fx इक्वल टू gx होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर डोमेन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए उसने क्या लिख दिया यहाँ पे, एग्जांपल के लिए लिख दिया कि सपोज fx इक्वल टू 1/x एंड gx इक्वल टू x/x स्क्वायर, ऐसा उसने लिख दिया। तो देखो होगा क्या, तुम इसको देखते ही साथ, सेकंड फंक्शन को देखते ही साथ बोलोगे कह रहे सर हम इसको तो 1/x लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल फंक्शन ये है, ये याद रखना है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। और x फैक्स तुमने कैंसिल भी कर दिया है। यहाँ पे अगर तुम डोमेन निकालोगे तो यहाँ पे डोमेन आ रहा होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और यहाँ पे भी डोमेन निकालोगे तो यहाँ पे भी होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। दोनों का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी तुम्हें एक ही जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है इस केस में। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई दोनों फंक्शन जो है ना वो आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। लेकिन सपोज कभी एक फंक्शन लिखा हुआ है fx इक्वल टू x और gx लिखा हुआ है x²/x, तो मुझे पता है कि पिछली बार की तरह ही तुम उछलोगे और बोलोगे कि सर यहाँ पे हम x और x कैंसिल करके इसको x बना देंगे। लेकिन भाई ये जो है ना, ये ओरिजिनल फंक्शन ये है, ये याद रखो। यहाँ पे अगर तुम डोमेन देखोगे तो इधर का डोमेन है ऑल रियल नंबर, लेकिन इस केस में क्योंकि डिनोमिनेटर में भी x आ रहा है तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्राफ बन रहा है वो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू x का, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, जबकि y इक्वल टू x²/x में क्या है कि यहाँ पे एक ये होल जैसा बन गया, मतलब 0 वाली वैल्यू नहीं ली जा रही है, तो डोमेन ही डिफरेंट हो गया है। बाकी देखने में फंक्शन एक जैसा लग रहा है, सारे पॉइंट पे इक्वल है, लेकिन डोमेन डिफरेंट हो गया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल और नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं,
मैंने एक दो एग्जांपल आपको करवा भी दिए, एग्जांपल्स और भी हैं, आप एग्जांपल्स देखोगे तो ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको मिल जाएंगे, इनको देखो और इनको ट्राई करो। इसके बाद चलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन में। कॉम्पोजिट फंक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे g ऑफ fx देख सकते हैं, f ऑफ gx देख सकते हैं। बस यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ऊपर g ऑफ fx का एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे जो मैंने दोनों दिखाए हैं ये है f ऑफ gx, यहाँ पे भी जो मैंने दिखाया है ये है f ऑफ gx। तो हम लोग अभी बात जो करेंगे ना वो f ऑफ gx की बात करेंगे। देखो जैसे कोई दो फंक्शन दिए हैं तो मैं आपको साइड में एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअली इसको थोड़ा सा आप साइड में समझो और बाद में हम लोग उधर जाएंगे, पहले साइड में समझते हैं। सपोज कोई एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स सच दैट ए टू बी, बिल्कुल जनरलाइज वे में समझा रहा हूँ, ठीक है, बुकलेट वाले वे में मत जाना, बिल्कुल जनरलाइज वे में समझा रहा हूँ। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स सच दैट सी टू डी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है हमें, ये जो a टू b है इसको चाहे तो हम लोग a टू b ना लिख करके हम ऐसा लिख देते हैं कि a जो है वो इसका डोमेन है और b जो है वो इसका रेंज है। मुझे ऐसा लिख देना चाहिए था एक्चुअली कि b इसका रेंज है। कोडों में जनरली कोडोमेन होती है लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये रेंज है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको a टू b लिखने की बजाय ऐसा लिख सकते हो कि डोमेन इज a एंड रेंज इज b। इस केस में जो है यहाँ पे डोमेन है c और यहाँ का रेंज जो है वो d है। तो तुम इसमें कंफ्यूज मत होना यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको चाहो तो हम लोग अलग तरीके से लिख देते हैं, ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, नहीं तो वो देखने में बार बार कंफ्यूज हो गए। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि भाई क्या है कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स के लिए a डोमेन और b रेंज है, y इक्वल टू जी एक्स है जिसके लिए c डोमेन और d उसका रेंज है, ठीक है। अब सपोज वो हमसे बोलता है कि यार आप ना y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन करो, इसको हम लोग फॉग x भी लिख देते हैं कभी कभी। तो वो वाला फॉग नहीं है कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वो वाला फॉग नहीं है। इसको हम लोगों ने एफ ऑफ जी एक्स ऐसा लिखा जाता है एक्चुअल में, उसको फॉग एफ ऑफ जी लिखने के चक्कर में शॉर्ट फॉर्म में फॉग लिख दिया जाता है। तो फॉग मत चलाने लगना अपने यहाँ। चलो फॉग या एफ ऑफ जी एक्स देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है यार। देखो इसमें क्या है कि जब हम x का वैल्यू डाल रहे हैं, जब हम x का वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू जाएगा पहले फंक्शन g के पास और जाएगा उसके बाद फंक्शन f के पास। तो हम ऐसा बोलते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा मैकेनिकल सिस्टम दिखा देता हूँ कि हाँ भैया यहाँ पे है हमारे पास फंक्शन g, मैंने यहाँ पे x का वैल्यू डाला, x का वैल्यू डाला तो यहाँ से कुछ वैल्यू बाहर आएगा और फिर वही वैल्यू जो होगा वो यहाँ से फंक्शन f में जाएगा। तो मैकेनिकल सिस्टम आपको यहाँ भी दिख रहा है कि जैसे ये एक छोटी सी बॉल थी, ये x की वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे फंक्शन g में डाल दिया, फिर यहाँ से कुछ निकला, जो भी निकला यहाँ से वो जाएगा फंक्शन f में, फंक्शन f के बाद निकलने के बाद हमारे पास यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो दिस इज समथिंग लाइक f ऑफ gx, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ x का वैल्यू गया, यहाँ से कुछ वैल्यू आया, फिर वो वैल्यू f में जाएगा। तो अब इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि देखो g का जो डोमेन है, g का डोमेन है यहाँ पे दिया हुआ है, g का डोमेन है c, g के डोमेन का सेट है c और g के रेंज का सेट है d। g के डोमेन का सेट है c और g के रेंज का सेट है d। सिमिलरली f के डोमेन का सेट है a और f के रेंज का सेट है b। अब तुम ऐसे सोचोगे हमने यहाँ से x डाला और यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही होगी, g की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो इस सेट d में लाई करनी चाहिए, लेकिन फंक्शन f जो वैल्यूज लेता है वो सेट a में लाई करनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में d और a में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे हम यहाँ पे मशीन्स में देख लेते हैं, इन दोनों मशीन्स में जो g से जो आउटपुट बाहर निकल के आ रहा है, अगर वो f का इनपुट नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो मेरा कहना क्या है कि यहाँ पे d और a में कुछ कॉमन वैल्यूज होंगी, तो हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे बीच में कॉमन वैल्यूज का सेट बना देते हैं। कॉमन वैल्यूज का सेट, कॉमन वैल्यूज का सेट मतलब a इंटरसेक्शन d। सपोज उस सेट को मैं बोल रहा हूँ कुछ नए सेट, उसका कुछ नया नाम दे देता हूँ, से सेट e, ऐसा दे दिया मैंने। तो अगर a और d में कुछ कॉमन होगा तभी ये f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा, ये याद रखना। तो हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ gx एग्जिस्ट व्हेन सेट a
एंड सेट डी हैव सम कॉमन वैल्यूज, अगर कुछ कॉमन वैल्यूज हैं तो ही ये सेट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे सपोज कॉमन वैल्यूज आ गई, जैसे मैंने उसका सेट बना दिया ई, तो अब ओवरऑल फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इसके अंदर कुछ भी चल रहा होगा। ओवरऑल फंक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई इसके अंदर कुछ भी हो, यहां से जो वैल्यूज इस पूरे व्हाइट बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज एंटर हो रही है, जो इनपुट वैल्यूज है, उसको हम बोलेंगे ओवरऑल फंक्शन का डोमेन, और जो यहां से आउटपुट आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे ओवरऑल फंक्शन का रेंज। मतलब इसी तरीके की चीज यहाँ पे कि जैसे यहां से जो भी वैल्यूज एंटर हो रही होगी इधर, दैट इज डोमेन, और यहां से जो भी वैल्यू बाहर आ रही है दैट इज रेंज। तो यहां पे देखना होगा क्या, जब मैंने इन दोनों का कॉमन वैल्यूज का सेट निकाल लिया ई, तो ई से रिलेटेड, अब देखते जाओ मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज जो आई हैं वो है ई, तो ई से रिलेटेड यहां पे जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी वही डोमेन में आने वाली है, क्योंकि वही अंदर जा सकती हैं, और ई से रिलेटेड यहां पे जो वैल्यूज बाहर आएंगी उन्हीं को हम बोलेंगे कि रेंज होगा, क्योंकि वही वैल्यूज बाहर आ सकती हैं, जो कॉमन है वही, कॉमन से रिलेटेड ही वैल्यूज अंदर भी आ सकती हैं और कॉमन से रिलेटेड वैल्यूज ही बाहर जा सकती हैं। तो ई से रिलेटेड जो वैल्यूज एक्स की आएंगी उनको हम बोलेंगे डोमेन, और ई से रिलेटेड जो फाइनली बाहर वैल्यू जा रही होंगी उनको हम बोलेंगे रेंज। तो जब हम y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने के बाद हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये फंक्शन लिखना तो बहुत आसान है, बहुत आराम से लिखा जा सकता है, लेकिन डोमेन और रेंज हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं जरा एक दो क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास एक, मैं इधर वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमारे पास लिखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, इनका डोमेन और रेंज लिख देता हूँ और फिर एक एक करके सारे फंक्शन डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो ज़रा स्पेस बना करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको वो फुली सब समझ में आएगा। अगर मैं देखूं कि भैया एफ एक्स का डोमेन क्या है, तो तुम बोलोगे कि एफ एक्स में तो रूट वाला फंक्शन दिख रहा है, तो एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका डोमेन आ जाएगा। अगर आपने डोमेन और रेंज प्रैक्टिस कर रखे हो तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। और रेंज अगर देखोगे तो रेंज आ रहा होगा 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, जी एक्स के लिए अगर मैं देखूंगा कि डोमेन क्या आ रहा है, तो जी एक्स के लिए डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डालो सब चलेगा, कोई कंडीशन ही नहीं है वहां पे। और रेंज देखोगे तो रेंज आ रहा होगा इसका 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। अब सपोज मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि डिफाइन एफ ऑफ जी एक्स, ये डिफाइन करना है, एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो चलो जरा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ हमारे पास क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस 3 है, तो ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स की जगह पर रखना है जी एक्स प्लस 3, और जी एक्स का वैल्यू आपको दिख ही रहा है, जी एक्स का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा +3, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब जो डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो यहां से मत कर देना। एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं तो हमें वही करना है पुराना वाला अपना काम, कि पहले हम g के थ्रू एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन तो डिफाइन कर लिया है, g के थ्रू एंटर करेंगे तो g का डोमेन है ऑल रियल नंबर, और g का जो रेंज है वो है 1 से लेकर के इन्फिनिटी। f का जो डोमेन है, f का डोमेन है -3 से इन्फिनिटी, और f का रेंज जो है वो है 0 टू इन्फिनिटी। तो अब जरा हम देखते हैं कि भाई इन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों में कॉमन वैल्यूज निकालूंगा तो कॉमन वैल्यूज इस पूरे सेट, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं वो है
1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि -3 टू इन्फिनिटी और 1 टू इन्फिनिटी में कॉमन 1 टू इन्फिनिटी आएगा। अब 1 टू इन्फिनिटी से रिलेटेड जो डोमेन होगी, तो 1 टू इन्फिनिटी से तो रिलेटेड पूरे रियल नंबर आ रहे हैं, तो पूरे रियल नंबर आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई डोमेन तो यहाँ पे रियल नंबर आ जानी चाहिए, डोमेन मस्ट बी रियल नंबर। लेकिन रेंज के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी आया था, जी से हमने कनेक्ट करके देखा पूरे रियल नंबर आ रहे थे, वहां तक तो काम चल गया। रेंज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1 से इन्फिनिटी अगर मैं fx में डालूं, fx फंक्शन में अगर मैं 1 से इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या होगा। तो fx में, fx क्या है, ये है fx, fx में अगर x का वैल्यू 1 डालोगे तो बनेगा √4, तो वैल्यू आ जाना चाहिए 2, और फिर अगर हम x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक डालते जा रहे हैं तो ये 2 टू इन्फिनिटी आ जाना चाहिए। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी, रेंज आ जाएगा हमारे पास 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर इधर भी देख रहे होगे, अभी बाई चांस इस केस में हमें कैसा दिख रहा है कि अगर हम केवल इस फंक्शन की बात करें इसको देख करके, तो डोमेन दिखेगा कि हाँ सारे रियल नंबर डाल सकते हो, रेंज देखोगे तो 2 टू इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन हर बार यहाँ से देख करके मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाई चांस इस केस में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये वाला जो मेथड ऐसा है, जो मेथड यहाँ दिख रहा है, ये करना बहुत जरूरी है, यहाँ से चेक किया जा सकता है। अच्छा, जैसे इसी केस में अगर मैं आपको बोलता कि चलो जरा अब आप डिफाइन करो g ऑफ fx, आपको डिफाइन करना है y इक्वल टू g ऑफ fx, तो देखो आप क्या करोगे। g ऑफ fx का मतलब क्या है, पहले g देख लो, तो g की जगह आएगा 1 प्लस x की जगह पर आपको रखना है fx होल स्क्वायर, 1 प्लस fx क्या है, √x प्लस 3 होल स्क्वायर करोगे तो x प्लस 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने लगी, x प्लस 4 मिलने लगी। अब देखो आपके पास g ऑफ fx x प्लस 4 आ गया, लेकिन डोमेन और रेंज इसको देख करके डिफाइन मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हम क्या करेंगे, g ऑफ fx में हम पहले जाएंगे f में और फिर जाएंगे g में। तो f का डोमेन क्या है, f का डोमेन है -3 टू इन्फिनिटी, एंड इसका रेंज क्या है 0 टू इन्फिनिटी। और g का डोमेन क्या है, g का डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है 1 टू इन्फिनिटी है। अगर आप यहाँ पे कॉमन वैल्यूज निकालोगे बीच में, तो कॉमन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, किसकी कॉमन वैल्यूज निकालनी है, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज निकालोगे तो आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, 0 टू इन्फिनिटी से रिलेटेड अगर हमें डोमेन निकालनी पड़े, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी से रिलेटेड डोमेन तो तुम्हें दिखाई पड़ रही है, तो डोमेन तो क्लियरली क्या आ जाएगा, -3 टू इन्फिनिटी आ गया। और 0 से इन्फिनिटी तक से रिलेटेड अगर हमें रेंज निकालनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे कि 0 से इन्फिनिटी g में डाल करके देखो, g क्या था, ये था, यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 आएगा, और x का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी जाएगा, तो इट विल बी 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो, अगर तुम केवल इस फंक्शन पे ही अटके रहते ना, जो फंक्शन मैंने अभी बनाया था, अगर हम इसी फंक्शन पे अटके रहते तो हमें दिखाई पड़ता कि हाँ भाई ये तो लीनियर फंक्शन है, डोमेन इसका रियल नंबर, रेंज इसका रियल नंबर हो जाना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये g ऑफ fx बना है जो गिवन फंक्शन की हेल्प से बना है, इसलिए इसका डोमेन भी g ऑफ fx की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो डोमेन और रेंज यहाँ पे कुछ और ही आ रहे हैं, डोमेन क्या आ रहा है -3 टू इन्फिनिटी, और रेंज आ रहा है 1 टू इन्फिनिटी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो यही है कि वो g ऑफ fx निकालते हैं, निकाल करके इस फंक्शन को देखते हैं और देख करके खुश हो जाते हैं और बता देते हैं कि हाँ भैया सब रियल नंबर आने वाला है, और आंसर अपना रॉन्ग कर देते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आराम से देखो, समझो, और जो भी डाउट्स हो वो आकर के पूछो डाउट सेशन में, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को और देखो, g ऑफ fx के लिए क्या करना है, f ऑफ gx के लिए क्या करना है, एक दो एग्जांपल्स मैंने और दिए हैं। कई बार रेंज निकालने के लिए भी हमें ये सब करना पड़ता है, तो आप इन एग्जांपल्स को देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, तो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक बार गो थ्रू करो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में वो बोल रहे हैं कि fx जो है वो x+1 होल स्क्वायर है, और gx का भी डोमेन रेंज दिया हुआ है, डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है यहाँ पे। अब वो बोल रहे हैं कि f ऑफ g ऑफ -3 ये किसके इक्वल होगा, ये तुम्हें बताना है। तो भाई सबसे पहले तो तुम f ऑफ g निकालो। अगर y इक्वल टू f ऑफ gx निकालोगे तो fx में जहाँ पे x है वहाँ पे तुम gx डाल दोगे, तो f ऑफ gx का मतलब क्या हो गया, gx+1 होल स्क्वायर, और gx का वैल्यू तुम्हें पता है x² + 1
और यहाँ पे एक +1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। और फिर जब तुम यहाँ पे x इक्वल टू 3 डालोगे, -3 डालोगे, तो ये क्या आ जाएगा, -3 स्क्वायर करोगे तो 9 + 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 11 स्क्वायर, दैट मीन्स 121। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन है यार, आसान से क्वेश्चन है, आप इनको क्वेश्चंस को ट्राई करो। और ये क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों को ट्राई करना, और अगर नहीं आता है तो डाउट सेशन में जरूर पूछना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो यार बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन की, कि क्या होता है इवन फंक्शन और क्या होता है ऑड फंक्शन। डेफिनेशंस पहले यहाँ समझते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कुछ डेफिनेशन पे बेस्ड है, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके। इवन फंक्शन क्या होता है कि इफ वी पुट -x इन प्लेस ऑफ x इन द गिवन फंक्शन, दैट मीन्स इफ f ऑफ -x इक्वल टू fx हो जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, देन फंक्शन fx इज कॉल्ड द इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये तो होगी इवन फंक्शन की कंडीशन। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंपल एग्जांपल देखोगे तो x स्क्वायर है, x इंटू साइन एक्स है, या कॉस एक्स है। इन सब में देखो, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज ये लिखा हुआ है, और बाद में तुम x को -x से रिप्लेस करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, -x होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। तो ये फिर से क्या आ गया, ये fx आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। जो भी फंक्शन ऐसा है जिसमें x को -x से रिप्लेस करो और फंक्शन वापस आ जाए, जैसे fx इक्वल टू x sin x लिखा हुआ है, तो अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें चेक करना है कि ये इवन है, तो तुम x को -x से रिप्लेस करो, तो यहाँ पे आ जाएगा -x, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ -x, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये क्या होगा, माइनस इधर का और इधर का माइनस दोनों बाहर आएंगे, तो प्लस बन जाएगा, जिसकी वजह से x sin x आ जाएगा, तो इट विल बी fx। तो जब भी f ऑफ -x fx बन जाए, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन चेक करने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बस एक चीज जो मैं बार बार याद रखने को बोल रहा हूँ कि क्या x सारे x के लिए, जितने भी डोमेन में x आ रहे हैं उन सब के x के लिए ऐसा होना, सारे x के लिए होना चाहिए। अच्छा, ऑड फंक्शन में क्या होगा, ऑड फंक्शन में जब f ऑफ -x -fx बन जाता है, अगेन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, अगेन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, सारे x के लिए, कुछ x के लिए नहीं, सारे x के लिए। तो जब f ऑफ -x -fx बन जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई वो फंक्शन जो होगा वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, sin x दिया है, x³ दिया हुआ है, तो हम वो भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे fx इक्वल टू sin x दिया है सपोज, ठीक है, हम चेक करते हैं कि ये ऑड है या नहीं है, तो x को -x से रिप्लेस करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ -x, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन x, दैट मीन्स माइनस ऑफ fx। तो हमें क्या दिख रहा है, f ऑफ -x इज माइनस fx, तो इसके लिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का ये जो कंसेप्ट है। जब भी हमें चेक करना पड़ता है तो हम इसी तरीके से चेक करते हैं, x को -x से रिप्लेस करके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि f ऑफ -x इक्वल टू fx आ रहा है। जैसे तुम ग्राफ प्लॉट करके भी देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कैसा बनता है, जैसा ग्राफ इधर बन रहा होगा वैसा ही ग्राफ ये यहाँ पे भी बनाएगा। अब तुम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, मॉड x का ग्राफ बनाओ, क्यों, क्योंकि x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो यहाँ पे y का वैल्यू आ रहा है, x के नेगेटिव के लिए भी वही आना चाहिए। तो इसके लिए ये ग्राफ कैसा होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अच्छा, दूसरी बात, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ग्राफ याद रखना, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्या क्या मतलब है, जैसे हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, चलो साइन एक्स का ग्राफ बना करके देखते हैं। इधर देखो, यहां से ऐसा बन रहा है, यहां से ऐसा बन रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखेंगे तो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट आ रहा होगा, सेम उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा, सेम उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना।
और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं और ये बोर्ड में काम नहीं आता है लेकिन ये मेंस और एडवांस में जरूर काम आता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस इज एन इवन फंक्शन। अगर दो फंक्शन इवन है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इवन ही आएगा। तो यार ये समझना बहुत आसान काम है। जैसे कि सपोज हम दो फंक्शन ले लेते हैं जो इवन फंक्शन होंगे। मैंने ऐसे बोल दिया कि सपोज fx और gx जो है ये दो इवन फंक्शन है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। और एक नया फंक्शन बनाता हूँ hx जो इनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि fx इंटू gx होगा। तो मैं एक बार प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप बाकी प्रूफ करोगे। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है या नहीं, तो तुम क्या करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे भी x जो होगा वो माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। बट हमें पता है कि fx इवन फंक्शन है इसलिए f ऑफ माइनस एक्स fx आ जाएगा, और g भी इवन फंक्शन है तो g ऑफ माइनस एक्स gx आ जाएगा। तो ये फिर से fx gx आ गया जो कि hx ही बन रहा है, तो h ऑफ माइनस एक्स जो था वो hx आ गया। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट फंक्शन है ये इवन फंक्शन होगा। तो इसी तरीके से हम दूसरी चीजें भी प्रूव कर सकते हैं, जो दूसरे पॉइंट्स हैं कि सम और डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, सेम वे से हम डिराइव कर सकते हैं। और याद रखने हमें ये सब पॉइंट, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, तो ये भी बिल्कुल हम सेम ऐसे ही, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो ये जितने हैं ना ये आप ट्राई करोगे, ये तीनों पॉइंट आप ट्राई करो, चारों इवन ये चारों पॉइंट आप ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे, जैसे मैंने आपको बताया है। और लेकिन ये आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, हमेशा याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली यूज करना है। अच्छा, अब एक चीज और है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। क्योंकि कई बार लोग क्या सोचते हैं कि फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो बोल रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट एसेंशियल दैट एवरी फंक्शन इज इवन और ऑड, इट इज पॉसिबल टू हैव सम फंक्शन विच आर नीदर इवन नॉर ऑड। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कोई फंक्शन इवन या ऑड होगा ही, हो सकता है वो इवन या ऑड ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे log x है, एग्जांपल दिए हुए हैं, ये एग्जांपल तुम ड्रॉ करके देखोगे तो तुम्हें अपने आप दिखने लगेंगे कि ये फंक्शन ऐसे होंगे जो इवन ऑड नहीं होंगे। अच्छा, अब वो क्या बोला था, सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ये भी ऊपर वाले से ही हम, जैसे हमने ऊपर वाले किए थे वैसे ही हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक चीज आती है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीरो फंक्शन fx equal to 0 is the only function which is even and odd both। यही एक ऐसा फंक्शन होता है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। और ये समझने के लिए तुम इसका ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो। मैं यहाँ नीचे इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। जीरो फंक्शन का मतलब क्या हो गया, fx equal to 0। तो जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, वो x एक्सिस बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए उसका y का वैल्यू 0 ही आ रहा है यहाँ पे, देखो। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, जो व्हाइट कलर का ग्राफ बना रहा हूँ, ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है। ध्यान से देखो, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है। तो अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली ये इवन भी है और ऑड भी है। अच्छा, अब देखो ये वाली कैटेगरी चालू होती है। कौन सी कैटेगरी, कि f इज ऑड, g इज ऑड। अगर दोनों फंक्शन ऑड हैं तो f ऑफ g ऑड होगा। तो हम डायरेक्टली ये देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन वाली कैटेगरी अब चालू हो रही है। ये 2-3 पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं। अगर दोनों फंक्शन ऑड हुए तो कंपोजिट फंक्शन ऑड होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक इवन हो गया या दोनों भी इवन हो गए तो फंक्शन इवन हो जाएगा। ध्यान से समझना मैं फिर से क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि कंपोजिट फंक्शन के लिए अगर दोनों ही फंक्शन ऑड हुए तो ही फंक्शन ऑड होगा कंपोजिट फंक्शन, अदरवाइज इवन हो जाएगा। जैसे मैं सपोज यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सपोज fx भी ऑड है और gx भी ऑड है, ये दोनों ऑड है। ऑड का मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस fx, मतलब माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, एंड g ऑफ माइनस एक्स इज माइनस gx, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अगर सपोज मुझे देखना हो कि y इक्वल टू f ऑफ gx के बारे में क्या होगा, ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे जरा x की जगह पर माइनस एक्स डाल के देखो। तो जब x की जगह पर माइनस एक्स डाल के देखोगे तो क्या होगा, f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा माइनस gx, और f के अंदर जो माइनस है वो भी बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ gx। तो ये क्या बन गया, f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ f ऑफ gx। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑड फंक्शन आ रहा है।
लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक इवन है, जैसे सपोज मैं बोल देता हूँ कि fx इवन है और gx ऑड है, अगर दोनों में से कोई भी एक इवन है तो इनके जो कंपोजिशंस बनेंगे, यानी कि f of gx बना लो या g of fx बना लो, ये सब इवन बनने हैं। और अगर दोनों भी इवन हुए तो भी इवन ही बनेगा। अब उसको हम चेक करके देखते हैं। जैसे सपोज मुझे f of gx के लिए चेक करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखता हूँ। अब मुझे पता था कि यहाँ पे gx जो है वो ऑड है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस gx आ जाएगा। और फिर क्या होगा, f लेकिन इवन है, इवन का मतलब क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, f ऑफ x बन जाएगा, तो ये माइनस को गॉबल अप कर लेगा, तो यहाँ पे f ऑफ gx बन गया। मतलब हमने क्या किया, माइनस x डाला लेकिन वो f ऑफ gx ही बन गया, इसका मतलब ये फंक्शन इवन ही होगा। तो इसी तरीके से आप दूसरे कंपोजिशंस के लिए भी टेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, समझो, डिराइव करो, प्रैक्टिस करो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है, क्योंकि जो भी इवन और ऑड फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन जो होती है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ही होनी चाहिए, नहीं तो वो इवन ऑड बन नहीं पाएंगे। ऊपर मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर डाउट रहेंगे तो आप डाउट सेशन में पूछना जरूर इन सबको। तो जैसे मैं देखता हूँ कि सपोज कोई एक फंक्शन है fx के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बस एक चीज हमने बोल रखी है कि इसकी डोमेन जो है, डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। हो सकता है ये log x जैसा, नहीं log x जैसा तो नहीं हो सकता, log ऑफ mod x जैसा फंक्शन हो, या कुछ भी ऐसा जिसकी डोमेन सिमेट्रिक है। अब हो सकता है ये फंक्शन इवन हो, ऑड हो, या कुछ भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस फंक्शन के लिए मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स बनाऊंगा तो ये डेफिनेटली इवन होगा, और अगर मैं बनाऊंगा fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स तो ये डेफिनेटली ऑड होगा। अगर हमें ये प्रूव करना है या चेक करना है तो हम इसको बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, सपोज ऊपर वाले के लिए मुझे चेक करना है तो मैं बोलूंगा कि इसको मैंने hx अज्यूम कर लिया है, hx इससे fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स। तो अगर मैं बोलूंगा कि h ऑफ माइनस एक्स निकालो तो ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ माइनस एक्स fx आ जाएगा। बट ध्यान से देखो, ये hx का ही तो वैल्यू लिखा हुआ है, तो h ऑफ माइनस एक्स hx आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इवन फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन सपोज ये था, जिसको मैं gx ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, gx लिखा हुआ है fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स। तो जब मैं g ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा प्लस x। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा, fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस टाइम्स gx। तो g ऑफ माइनस gx आ गया, इसका मतलब कि ये एक ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है उसमें हम fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स देखेंगे तो हमेशा इवन बनने वाला है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। एग्जांपल 11 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसी तरीके का एक एग्जांपल है। तो ये ऐसे फंक्शन हमेशा इवन बनते हैं और ऐसे फंक्शन हमेशा ऑड बनते हैं। तो किसी भी फंक्शन को इवन प्लस ऑड फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऐड करूंगा तो फाइनली fx ही आने वाला है, लेकिन मैंने ऐसा स्प्लिट किया कि एक उसका इवन पार्ट बन रहा है और एक उसका ऑड पार्ट बन रहा है। तो किसी भी फंक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे यार, होपफुली मुझे दिख रहे हैं आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको लॉग वाला जरूर दिखाना चाहूंगा, जो अच्छा क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लो, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि चेक करना है। सपोज हमें y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये वाला आपको जरूर करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको वही लेकर के चल रहा हूँ कि सपोज दिस फंक्शन इज fx और मैं f ऑफ माइनस एक्स चेक करता हूँ। तो f ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे भी x लिखा है उसको माइनस से रिप्लेस करो
और यहाँ पे माइनस डालोगे तो ये एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, ऐसा बन गया। लेकिन अब देखो यहाँ से कुछ माइनस माइनस जैसा कुछ कॉमन आता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। लेकिन हमें एक्चुअली ना इसमें थोड़ा अभी मैनिपुलेशन करना चाहिए। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। मैं इसके कॉन्जुगेट से यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मिल रहा होगा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट यहीं रहने तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल रहा है लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब मैं ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर लेकर के आऊँगा तो ये मुझे दिख रहा होगा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर माइनस 1, और माइनस 1 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो मुझे मिल जाएगा लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है माइनस एफ एक्स, माइनस बाहर आ गया और यही तो था एफ एक्स जिसको हमने कंसिडर किया था। तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिला। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये एक ऑड फंक्शन है। अब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, इसको देख करके आप और दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सॉल्व करो आराम से। और चाहो तो जेई के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, नीचे होमवर्क भी दिया हुआ है तो आप होमवर्क भी ट्राई कर सकते हो। आप ये ट्राई करो, जो भी चीज़ें आपको डाउट्स में आती हैं वो डाउट सेशन में आकर के पूछो, और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।